सर मैंने यहाँ तक किया बस, इसके आगे नहीं आता। डैशबोर्ड वाला अभी रुक जाओ, बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं एक साथ ही भेज दूँगी ये वाला क्वेश्चन, मेरा हो गया वैसे, मैं तो ये भेज दूँगी आपको। ये रहा, देखो ये वाला डेटा बाहर से इंपोर्ट किया हुआ है। तो जब ये टेबल पे क्लिक करोगे ना तो यहीं पे क्वेरी के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरी, रिफ्रेश, सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पावर पिवट। हाँ ये तो एनेबल किया हुआ है। मैं बाहर यहाँ क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा, ये टेबल पे क्लिक करते ही क्वेरी का ऑप्शन आ जाएगा आपको। ठीक है, ये लोड 2 आ रहा है, लोड 2 पे टेबल कहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, एडिट का ऑप्शन आएगा। पावर क्वेरी तो ये है ही, यहाँ से पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। ये वाला इंटरफेस वहीं से आ रहा है। हमारे एक्सेल में हेल्प तक आता है, वो इनेबल किया है बाद में, हाँ अलग से इनेबल किया हुआ है वो दूसरे कोर्सेज के लिए है। और भी कोई कोर्स है? डेटा साइंस में किसी ने पूछा था कुछ, तो वो तब किया था। डेटा में आपके पास ये डेटा एनालिसिस नहीं आ रहा होगा, ये भी अलग से किया हुआ, ये करवाऊंगा बाद में। एक टूल पैक करके, वो भी आपने बोला था जब मैच होगा, टूल पैक से ही इनेबल होगा ये वाला। हाँ सर ये नहीं आ रहा, डेटा एनालिसिस नहीं आ रहा। तो भी करते हैं सब। व्हाट इफ एनालिसिस आ रहा है, डेटा एनालिसिस एंड रिलेशनशिप भी ग्रेड आउट है जो आपने बताया है क्लास में। मैंने एक फाइल डाउनलोड करी थी, यही है क्या? तो पहले आज वाला काम खत्म करते हैं, ये वाला बताऊंगा फिर उसके बाद। सर आपके पास ऑनलाइन पैसे हैं? मुझे दे दो। देखो फटाफट से एक बार जो लास्ट वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था ना वटिफ एनालिसिस, एक बार वो कवर कर लेते हैं जिसको भी डाउट है। ठीक है, और फिर उसके बाद न्यू टॉपिक फिर स्टार्ट कर रहे हैं आगे का। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आपके पास ना प्री डिफाइंडली एक फॉर्मूला होना चाहिए, जहां फॉर्मूला में आपको ये पता चल रहा हो कि क्या वैल्यूज लिखी हैं, कैसे कैलकुलेट किया गया है। हमने जो एग्जांपल लास्ट टाइम कंसीडर किया था वो हमने एक प्रोडक्ट का कंसीडर किया था, जहाँ पे एक मंथ की या कुछ मंथ्स की टोटल सेल थी आपके पास। तो चाहे तो आप कुछ वैसा ही एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कि एक टोटल अमाउंट है, सपोज ये टोटल अमाउंट में मैं लिख देता हूँ 1,20,000 रुपये, 1 10 100 1000 10,000 है। ठीक है, 1,20,000 टोटल हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउन पेमेंट, कि हमने डाउन पेमेंट करी 25,000 की। और मैं यहाँ पे इंटरेस्ट मैं यहाँ पे सपोज 9% लगाना चाहता हूँ। ये गोल से क्या? व्हाट इफ एनालिसिस एक बार रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। गोल से भी तो ऐसे ही होता है। हाँ होता है, हम तो कुछ अलग कर रहे हैं। हम मुझे ये पता करना है कि हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स भी ऐड करने पड़ेंगे। इंसर्ट करता हूँ पीरियड, कि मुझे कितने पीरियड का अमाउंट चाहिए। सपोज मैं ये लोन अमाउंट लेना चाहता हूँ 24 मंथ्स के लिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी ईएमआई देनी है? पहले तो मेरे पास वो अमाउंट होना चाहिए। यहाँ अब देखो ये जो मैं एरिया है स्पेसिफिकली मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मुझे ना एक सेल तो चाहिए ही चाहिए जहाँ फॉर्मूला से कुछ कैलकुलेशन होकर आए। ऐसा जरूरी नहीं है क्या कैलकुलेशन, वहाँ फॉर्मूला होना चाहिए बस। तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास टोटल अमाउंट से माइनस हो गया डाउन पेमेंट, ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गया। इस रिमेनिंग अमाउंट को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है कितने पीरियड में। ठीक है,
लेकिन ये जो डिवाइड करेंगे इसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगेगा जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैं इंटरेस्ट के लिए क्या करता हूँ, ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, परसेंट यहाँ पे सिंबल लगा है या फिर रुक जाओ, सिंबल लगा कर देखता हूँ, सिंबल लगा के हो जाता है। हाँ यहाँ पे 9 और परसेंट लगा दो ऐसे, हाँ क्या हो गया, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले देखो C1 माइनस C2, C1 के अंदर क्या लिखा है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से मैंने माइनस कर दिया क्या, डाउन पेमेंट, यानी कि ये अमाउंट 95,000 वो अमाउंट है जिसके ऊपर अभी मेरे को पेमेंट बची है, जिसके ऊपर पेमेंट अभी मुझे देनी है। अब ये अमाउंट मैंने कितने टाइम के लिए डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स मुझे देना है। तो मेरे पास एक डायरेक्टली कैलकुलेशन आ जाती है, आप हर मंथ इतनी इतनी पैसे देते रहोगे तो 24 मंथ्स में आपके पास ये 95,000 अमाउंट पूरा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये इतना परसेंटेज इंटरेस्ट भी लगेगा हर मंथ। तो ये परसेंटेज इंटरेस्ट लगेगा किसके ऊपर, इस पर मंथ अमाउंट पे। तो मैं इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर इस वाले इंटरेस्ट से, तो मेरे पास क्या अमाउंट आएगा कि हर महीने 356 रुपीज इंटरेस्ट ऐड होगा। हर महीने 356 थोड़ी ना लगेगा, मैंने डिवाइड किया है ना 24 से, इसलिए हर महीने कह रहा हूँ। लेकिन ये ऐसे नहीं होता ना, मतलब अगर ये धीरे धीरे घटता भी तो रहता है, ये फिक्स नहीं होगा ना। वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आप कह रहे हो। ये फिक्स वाला लेकिन बात कर रहे हैं। अगर आपने एक लोन लिया 9% पे, तो वो लोन अमाउंट 9% चलता रहेगा। जो आप कह रहे हो ना कि अमाउंट कम होता है, वो तब होता है या तो 10 जितना अमाउंट है उससे ज्यादा पैसे दे दिए, मान लो कि 3,000 कुछ रुपए देने थे, आपने 10,000 सबमिट कर दिए, तो आपका अमाउंट का इंटरेस्ट कम हो सकता है। 100% नहीं, पॉसिबिलिटी है कम होगा। या फिर जो टाइम टेन्योर था उसमें आपने पेमेंट ही नहीं करी, तब इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है कि पुराने वाले पे अलग इंटरेस्ट लगेगा, नए वाले अमाउंट पे अलग इंटरेस्ट लगेगा जो नहीं दिया, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। वो मैं नहीं कह रहा था। हाँ अब बताओ बताओ, आप बताओ यहाँ पे क्या करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने 10,000 का लोन लिया, हम्म तो हम लोन अभी मेरे 10,000 पे मान लो 5% का लोन लगता है। अब मैंने अगले महीने, और मेरी किस्त है, मेरी EMI है 1,000 की, अभी मेरे पे लगा 10,000 का, 10,000 पे लगेगा इंटरेस्ट 5%। फिर अगले महीने जब मैंने 1,000 दे दिए तो फिर 9,000 पे लगेगा ना 5%। तो फिर 10,000 पे ही लगेगा 5%। जो EMI है उसी पे लगता है। EMI पहले से मैंने लिया हुआ है ना, पहले डिफाइन होती है, वो उसके हिसाब EMI से पे ही लगता है। जितने महीने का तुम कराओगे उतनी अमाउंट आ जाएगी, और उतनी तुम्हें देनी पड़ेगी। रेट भी आप चूज कर सकते हैं क्योंकि मेरा वेरिएबल है, तो जैसे हाँ। चेंजेस होते रहते हैं ना, तो हमारा डाउन हो गया हमें जो आया था, तो 7 चल रहा है। और फिक्स लेते हो तो फिक्स में बेनिफिट नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो अभी अमाउंट आया है ये है कि हर महीने इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो मुझे ये इंटरेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन इस इंटरेस्ट के साथ साथ एक मैं ऐड करूंगा क्या, पर मंथ वाली EMI भी तो निकालनी है फिर दोबारा से। ठीक है, तो वो दोबारा से सेम चीज करेंगे कि डाउन पेमेंट ये रही, ये माइनस, मतलब अलग से मैं चाहूं तो एक सेल बना सकता हूं जहां पे ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन मैं फॉर्मूला में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरी इंटरेस्ट के साथ पर मंथ की जो EMI है वो 4314.58 रुपीज कुछ इतना बैठ रही है। ठीक है, ऑनलाइन सभी लोगों को पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं, ये बताओ कि ये कैसे आया। चंचल समझ आए, अनन्या, अंकिता, अनमोल, भूमि, कोमल, रवि, सोनू, नो नो बोला, यस बोला। नो सर, मतलब ये इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला सब लोग बता सकते हैं। लो आसान करने के लिए यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट, एक और रो इंसर्ट कर लो। चलो यहाँ रिमेनिंग अमाउंट लिख दो।
रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगा? आपका जो भी टोटल अमाउंट था ये C1, इसमें से माइनस कर दिया जितनी की डाउन पेमेंट आप कर चुके हो, ठीक है। 95,000 रुपीज वो रिमेनिंग अमाउंट आ गया। अब यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आपको जो पहले से डिसाइड हुआ है कि 9% इंटरेस्ट लगेगा और आपने ये डिसाइड किया कि 24 मंथ्स के लिए लगेगा, ठीक है, ये डिसाइडेड है पहले से। अब आपकी ईएमआई कितनी बनती है? सबसे पहली चीज आपने क्या करा, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे डिवाइड कर दो टोटल टाइम से कि आप कितने टाइम तक की ईएमआई बनाना चाहते हो। तो C3 डिवाइड बाय C5, C3 में क्या है, रिमेनिंग अमाउंट 95,000 डिवाइड कर दिया 24 से, तो एक महीने का अमाउंट आ गया। ठीक है, बताते रहो भाई साथ के साथ, हाँ या ना, बोलो तो सही। यस सर। अब देखो ये अमाउंट है डायरेक्ट, इस 95,000 का पर मंथ क्या आता है, लेकिन ये इंटरेस्ट भी तो हमें साथ में साथ ऐड करना है कि ये अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 9% ऑफ 95,000 ये भी जाएगा। अभी 9% ऑफ 95,000 आप अगर यहाँ लिखोगे इक्वल्स टू 95,000 को मल्टीप्लाई कर दो ये 9% से, एंटर करो, तो आपके पास ये 9% टोटल इंटरेस्ट आया है अभी, कि टोटल जो भी आप टेन्योर रखोगे उसमें 9% के अकॉर्डिंग 8,550 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या चाहिए, हर महीने कितनी ईएमआई बनेगी, तो क्या मैं हर महीने ईएमआई पता करने के लिए इस अमाउंट को डिवाइड कर दूं जो टाइम पीरियड दिया हुआ है? क्लियर है? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ईएमआई अमाउंट 3958.33 के साथ ऐड होगा 356.25, तो मेरा हर महीने की ईएमआई भी आ गई और विद इंटरेस्ट आएगी। फिर तो मैं ये सेम फॉर्मूला सेम चीज कॉपी कर लेता हूं, और जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट ये गिवन था ईएमआई अमाउंट, इसमें मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और ऐड कर देता हूँ। तो मेरा 4314.58 ये अमाउंट है जो पर मंथ देना है विद 9% इंटरेस्ट फॉर द 24 मंथ्स, ठीक। सर कुछ लोग इसमें इंश्योरेंस भी लेते हैं, वो भी ऐसे ऐड कर देंगे टोटल में? ये इंश्योरेंस नहीं, अच्छा वो इंश्योरेंस लोन का इंश्योरेंस वो ऐड होगा आपका रिमेनिंग अमाउंट में, इसी में ऐड कर देंगे ना 4314 जो होगा। हाँ 10 रुपए होगा। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जितने भी एक्सटर्नल एक्सपेंसेस हैं टोटल अमाउंट में ही ऐड कर दो, तो सबका कलेक्टिव, क्योंकि इसमें ना उनका फायदा है, जितना बड़ा अमाउंट आपके पास होगा इंटरेस्ट के लिए उनका उतना इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा। बैंक वाले प्रॉफिट ही तो ले रहे हैं। हाँ वो प्रॉफिट ही है एक तरीके से, उनको 1.5 करोड़ जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ बैंक वालों। यहाँ तक सभी को क्लियर है? पहले सब लोग इतना बताओ कि ये ईएमआई अमाउंट कैसे पता करा। यस सर। और वो पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको लोन। अब देखो, अब आपको यहाँ पे ना दो फैक्टर कंसिडर करने हैं। वो दो फैक्टर क्या है, आप चाहे तो इंटरेस्ट और पीरियड ले सकते हो, आप चाहे तो डाउन पेमेंट और पीरियड ले सकते हो, आप चाहे तो डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ ऐसा बोल दिया कंपलसरी है अब आपके लिए कि आप 9% इंटरेस्ट ही दोगे, मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है, ऐसा मतलब हमेशा सच नहीं होगा, मैंने बोल दिया। मैंने बोला कि मैं एक फैक्टर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रो वाइज मैं इन सभी को मर्ज करता हूँ, मैं नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ, या फिर मंथ्स की जगह आप पीरियड लिख दो, ठीक है, और 9% इंटरेस्ट ही देना है, तो मैं दूसरा फैक्टर कंसीडर कर लेता हूँ कि मैंने ये जगह स्पेसिफाई करी, मर्ज किया, और मैंने सेकंड बोल दिया कि डाउन पेमेंट कर ले। डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं ऐसे सेंटर अलाइन। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई किया है इसे सिलेक्ट कर लो पूरे को, और यहाँ पर एक टेबल प्रॉपर क्रिएट कर दो ताकि हमें विजुअली थोड़ा सा देखने में पता चले, ठीक लगे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक प्रॉपर चार्ट चाहिए कि मैं कितनी डाउन पेमेंट करूँ
और कितने मंथ्स और पीरियड में वो डाउन पेमेंट को फिर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। या एक तरीके से ईएमआई कितने रुपए की बनेगी आप ये पता कर पाओगे। तो आपकी जो ये टेबल है, इस टेबल की जो स्टार्टिंग होगी, सबसे फर्स्ट सेल होगा, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला रखना ही रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू ये ईएमआई अमाउंट जो है ये मैंने इक्वल्स टू लिख के डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया, जिससे मुझे पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या है। अब ये जो मंथ्स एंड पीरियड्स है, मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक एक करके मंथ्स एंड पीरियड लिखता हूँ कि मेरे पास एक टेन्योर है 12 मंथ, 18 मंथ, 24, 30, 36, 42, 48 मंथ्स, और भी आगे यहाँ पे 6 मंथ भी ऐड कर देता हूँ, 6, 12, 48 और एक यहाँ पे 54, ठीक है। टोटल ये टेन्योर मैंने दे दिया, ठीक है। इंटरेस्ट लें या फिर डाउन पेमेंट लें? डाउन पेमेंट ही रख लेते हैं, ठीक है। बस एक चीज करनी पड़ेगी, ये यहाँ की जगह ये यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार ऐसा मानता हूँ कि डाउन पेमेंट का अमाउंट है 15,000, 20,000, 25,000, और अब इसको कॉपी कर देता हूँ 5,000 के गैप में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो ये वाली जगह पर इसको मैं अलग कलर देता हूँ ताकि पता चल जाए। मंथ्स एंड पीरियड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ऐसे रो वाइज, ठीक है, कि 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 30 मंथ, और यहाँ पे मैंने डाउन पेमेंट लिख दी 15,000, 20,000 से लेके 75,000 तक। और ये जो इस टेबल की स्टार्टिंग पहली वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला इंक्लूडेड है पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टेबल यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अब आपको आना है डेटा रिबन पे, आप वर्टिफ एनालिसिस पे आएंगे, डेटा टेबल, रो इनपुट सेल, रो वाइज मैंने क्या स्टोर करा है, 6, 12, 18, 24, 30, ये मंथ्स एंड पीरियड है। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था जहां पर ये रो वाली वैल्यूज को मैंने यूज करा, वो ओरिजिनल फॉर्मूले में ये जगह है मंथ्स एंड पीरियड्स की, C5 सेल। कॉलम इनपुट, कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज है, डाउन पेमेंट की वैल्यूज है। डाउन पेमेंट की वैल्यूज ओरिजिनल फॉर्मूला में कुछ इस जगह पे स्टोर थी, ठीक है। ये दोनों मैंने रो इनपुट और कॉलम इनपुट दे दिया। हाँ, जैसे कि रो में तो आपने ये डाला ना, जैसे कि डाउन पेमेंट 15, 20, 25। रो में देखो ये एक रो है कंप्लीटली, थर्ड रो को पढ़ो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, रो नंबर 3 है ये सारी। और अगर मैं F कॉलम की बात करूं तो F कॉलम में खाली डाउन पेमेंट की वैल्यूज है। सर ये रो इनपुट सेल में ये C5 है, C5 तो हमारा ये मंथ है ना? हाँ, ये मंथ ही तो है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। ओके प्रेस करो। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास पर मंथ EMI आ गई है, ठीक है। और इसको आसानी से समझने के लिए राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है। देखो सर हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि अगर जैसे कि लिखा हुआ है 2.1 तो हम चाहें वो सीधा ही 3 हो जाए, अगर वो 2 से इतना सा भी बड़ा है तो डायरेक्ट 3 हो जाए। हाँ, फ्लोर फंक्शन है, ओ सॉरी सील फंक्शन है इसमें भी। सर इसमें जैसे कि 4314 ये जो आपने कॉलम पे लिखना है, ये लिखना इसमें जरूरी होता है कि टेबल में? हाँ, ये लिखना जरूरी है। स्टार्टिंग टेबल का एक ऐसा, देखो मैं ऐसे फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ, सारी वैल्यू 0 हो गई,
क्योंकि इसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाला हूँ। तो एक आपको फॉर्मूला का रेफरेंस जरूर देना है कि वो फॉर्मूला क्या है जहां से आप ये सारा काम शो करवाना चाहते हैं। तो अब इसे रीड कैसे करना है कि अगर आपने 20,000 डाउन पेमेंट करी और 6 मंथ्स की ईएमआई आप लेना चाहते हो तो पर मंथ आपको 18,167 रुपीज देने होंगे। अगर आपने 50,000 डाउन पेमेंट करी और 1 साल का आपको चाहिए कोई भी लोन, तो उसके लिए आपको ईएमआई देनी पड़ेगी 6,358 रुपीज। अगर आप 70,000 डाउन पेमेंट करते हो और 48 यानी कि 4 साल के लिए लोन अप्लाई करते हो तो आपको पर मंथ 1135 रुपीज डाउन पेमेंट ईएमआई देनी पड़ेगी, तब जाके 9% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली आपका पूरा ईएमआई कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको पहले से पता होनी चाहिए कि व्हाट इफ एनालिसिस जब आप अप्लाई करोगे तो 2 ही फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो इसको भी कलर दे दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई अलग कलर दे दो ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सर मेरे लैपटॉप में सर जैसे कि एक ऊपर वाली सेल को तो इस वाली सर्कुलर को सिलेक्ट करता हूँ तो सर पेज का ऑप्शन है ना डिसेबल इनेबल हो जाता है। अलग अलग कर दो, क्या हो गया, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्लियर है, ये तरीका क्लियर है, कैसे हुआ वो बताओ पहले। यस सर। ठीक है, अब देखो आप सभी लोग एक काम करो कि मैं आपको ना ये वाली फाइल में बताता हूँ, या तो कॉफी शॉप या दिवाली सेल्स, दोनों में से कौन सी लें। दिवाली सेल्स वाली फाइल लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पाइथन में भी ना सेम फाइल पे काम करके दिखाऊंगा फिर, अभी नहीं, जब भी स्टार्ट होगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग इस चीज पे ध्यान देना, जब हम पाइथन शुरू करेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो भी सबसे पहला काम इसी फाइल से स्टार्ट करेंगे। और मैं जानबूझ के इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए डेटा क्या है, कैसे स्टोर है और हमें क्या करना है। ठीक है, ये फाइल ओपन करते हैं हम। और आप सबसे पहली चीज, जब भी कुछ इस तरीके की फाइल्स ओपन करेंगे तो सबसे पहला काम होता है आपका कि आप अपने डेटा को समझो, डेटा में लिखा क्या है, क्या क्या चीजें आपको गिवन होती हैं। सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी के नाम से यहाँ पे कॉलम मिल रहा है, जिस यूजर आईडी में आपके पास हर यूजर की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन वैल्यूज है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्यों? कि एक ही नाम के एक से ज्यादा लोग तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग बनाएंगी इनकी आईडी। कस्टमर्स के नेम है, क्या क्या नाम है उन कस्टमर्स का, प्रोडक्ट आईडी लिखी है, ठीक है। और जेंडर है FNM के नाम से। एज ग्रुप यहाँ पे पहले से डिफाइंड है, क्या एज ग्रुप है। एग्जैक्ट एज भी लिखी है फिर उन पर्सन्स की। मैरिटल स्टेटस 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। स्टेट्स हैं कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, जोन वेस्टर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल, ठीक है। ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं वो लोग। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदा वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। कुछ ऑटो है, हैंड एंड पावर टूल्स है, स्टेशनरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखो टपरवेयर, फुटवेयर एंड शूज, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज है। देन आपके पास लिखा है कितने ऑर्डर्स प्लेस करे उन्होंने, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो ऑर्डर जो प्लेस करा उसका टोटल क्या अमाउंट जनरेट होता है, वो अमाउंट यहाँ पे लिखा है। और इसके अलावा फिर 2 कॉलम है, स्टेटस और अननेम्ड, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन ही नहीं है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डेटा समझने के बाद आपका सबसे पहला काम एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट यही होगा कि जब आपके पास डेटा आ गया तो अब आपको उसे डेटा को क्लीन करना है।
डेटा क्लीनिंग से क्या मतलब है, जो वैल्यूज यहाँ पर ऐसी हैं जिनको पढ़ने में समझने में दिक्कत हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और अरेंज करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करके लिखना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज, 2 कॉलम जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको सीधा सीधा डिलीट ही कर दो, क्योंकि ये मेरे लिए एक्स्ट्रा है, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पर। दूसरी चीज, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरे पास जेंडर है उसमें एफ एंड एम करके लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एफ की जगह रिप्लेस हो जाए फीमेल और एम की जगह रिप्लेस हो जाए मेल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो भी ज्यादातर काम आप कॉलम सिलेक्ट करके, जितने भी सेल सिलेक्ट करके करोगे वो सिर्फ उसी एरिया में एप्लीकेबल होगा जब तक आप सेल को सिलेक्ट कर रहे हो। और आप अगर देखना चाहते हो कि टोटल ये डेटा कितना है, तो ये 11,252 रोज का कुछ डेटा आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरा डी कॉलम सिलेक्ट कर दिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास होम रिबन में ही सबसे राइट साइड में एक ऑप्शन है फाइंड एंड सिलेक्ट के नाम से। आप चाहे तो कंट्रोल एफ प्रेस करके कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो भी आपको ना एक ये वाली स्क्रीन ओपन होकर दिखाई देगी। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप ढूंढ सकते हो कि क्या लिखा है या फिर उसे रिप्लेस कर सकते हो। मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शंस के नाम से भी टूल है, मैं ये ऑप्शंस को एनेबल करता हूँ। मैंने एक यहाँ पे आप देखोगे मैच केस, यानी कि स्मॉल एफ या कैपिटल एफ अलग अलग ट्रीट करना है या एक ही ट्रीट करना है। तो मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ कि जो मैं यहाँ फाइंड के अंदर लिखूंगा, जैसे कि मैंने कैपिटल एफ लिखा तो ये सिर्फ कैपिटल एफ को ही ढूंढे। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको कैपिटल एफ को रिप्लेस करना चाहता हूँ फीमेल से। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो सिर्फ रिप्लेस करूं या रिप्लेस ऑल करूं, तो मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूं। तो आपको ये बता रहा है कि 7,842 रिप्लेसमेंट्स बन गई हैं। बोलो बोलो चंचल, कुछ बोलना है? सर कई डेटा सेट में ना जेंडर में 0 to 1 लिखा हुआ होता है। हाँ, तो सर जैसे 0 1 का मतलब जेंडर में मतलब क्या होगा, मतलब 0? अब वो तो डिपेंड करता है आपने फाइल कहाँ से ली है, उसका उसके अंदर 0 का मतलब क्या है। 0 आप मान लो 0 मतलब मेल, 1 मतलब फीमेल, ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है इस बारे में। नेक्स्ट अब आप देखो कि F को रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं M से, कि मुझे M ढूंढना है और जहां जहां पर भी M लिखा होगा मैं उसे चेंज कर दूंगा विद MALE मेल। ठीक है, रिप्लेस ऑल करते हैं तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 समथिंग रोज में चेंजेस हो गए हैं मेल। ओके प्रेस करो, एक बार ये स्क्रीन यहाँ से हटा दो। आप यहाँ देख तो पा रहे हो कि मेल फीमेल लिखा आ गया। आप वेरीफाई कैसे करोगे कि यहाँ पे कोई स्मॉल एफ या स्मॉल एम या कोई अदर वर्ड या कोई अदर चीजें तो नहीं लिखी हुई? तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन तो है ही, फिल्टर लगाओ अपने डेटा पे और उसके बाद जो ये जेंडर वाला कॉलम है इसके मेन्यू पे क्लिक करो। अगर यहाँ पे इस मेल और फीमेल के अलावा कोई अदर वैल्यूज भी होती तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाती, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पूरे कॉलम में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग मेल और फीमेल के अलावा कोई अदर वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ओके प्रेस करते हैं। एज ग्रुप, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, एज हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पर 0101 लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस में। जनरली 0 मतलब फॉल्स ही होता है, 1 मतलब ट्रू ही होता है। अब यहाँ हेडिंग का नाम है मैरिटल स्टेटस। अगर मैं बोलूं मैरिटल स्टेटस फॉल्स है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो अनमैरिड है, या फिर मैं नाम दे सकता हूँ सिंगल है, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो सेम काम करेंगे, मैरिटल स्टेटस कॉलम सेलेक्ट किया, फाइंड एंड सिलेक्ट पे गए, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। तो मुझे इस कॉलम में सर्च करना है 0 को, और वो 0 से रिप्लेस करना है क्या, सिंगल। ठीक है, सर इसमें भी हमने एंट्री में तो करा है, मतलब 0 का मतलब सिंगल होगा। जेंडर फॉल्स और जेंडर ट्रू का क्या मतलब होगा बताना जरा। मैरिटल स्टेटस फॉल्स को तो आप एक तरीके से पढ़ सकते हो कि अनमैरिड है या मैरिड है, लेकिन जेंडर फॉल्स होता है तो मतलब बिना जेंडर के है कोई इंसान। रिप्लेस ऑल करा, 6500 रिप्लेसमेंट हो गई। ओके, देन सेकंड हमारे पास क्या काम है, 1 को चेंज कर देते हैं मैरिड से। ठीक है, एज ग्रुप में प्लस का सिंबल भी तो लगा हुआ है, 55 प्लस सभी को एक जनरल कैटेगरी दे दी। बचपन से बढ़ गया। अच्छा, कितने ही होंगे, 60 65? ठीक है।
अब मैरिटल स्टेटस में देखो कि और कोई मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, सारी कुछ चेंज हो गई है। स्टेट्स, सारी स्टेट्स आपको यहाँ दिख रही है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नल लिखा हो या कोई खराब वैल्यू कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। जोन, यही मेरे पास कुछ जोन है। ऑक्यूपेशन, गिवन ऑक्यूपेशंस है। प्रोडक्ट कैटेगरी, आप यहाँ स्क्रॉल करो, कोई नल वैल्यू यहाँ नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर में आप यहाँ क्लिक करोगे तो 1 2 3 4 ये 4 ऑर्डर क्वांटिटीज ही हैं। अमाउंट में देखो यहाँ सामने दिख भी रहा है, और आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस मेन्यू में भी दिखने के लिए मिल जाएगा, स्क्रॉल करके जब आप लास्ट पे आओगे ब्लैंक्स या नल्स के नाम से देखने को मिलेगा, यानी कुछ खाली वैल्यूज भी है। तो आगे आने वाले टाइम पे आप पढ़ोगे एक मेथड जिसे बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, जैसे कि डेटा को क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, और मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, फिल करना, ये सारा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट है। जहां पर आपको ये बोला जाता है कि जब भी आपके पास नंबर्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अमाउंट हो गया, कैटेगरी हो गया, इन सभी नल वैल्यूज को फिल करना है, तो आप क्या करो, एक एवरेज फाइंड कर लो। इस एवरेज को हम मीन के नाम से भी जानते हैं, मीन फाइंड कर लो, और उस मीन को और एवरेज को फिल कर दो हर उस जगह पे जहाँ पे नल वैल्यूज गिवन है कि ऑन एन एवरेज इतना अमाउंट होगा। तो अब आप एवरेज कैसे फाइंड करोगे, आप यहाँ पे लिखो, एक कोई भी रैंडम एरिया सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे लिख लो एवरेज फॉर्मूला, और ये पूरा कॉलम पास कर दो। ठीक है, तो आप जब एवरेज का फॉर्मूला यूज करोगे, देखो M2 से लेके M11,252 रोज तक सिलेक्ट कर लिया, आपको एक एवरेज अमाउंट मिल गया। अब ये एवरेज अमाउंट को आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी नहीं करना, आपको कॉपी करना है ये वैल्यू। तो मैं यहाँ एक नई जगह पर आके वैल्यूज में ये अमाउंट लिख देता हूँ 9,453 रुपीज। अब ये जो वैल्यू है ये आपको कहाँ पे कॉपी करनी है, आप इस कॉलम अमाउंट कॉलम को सिलेक्ट करो, फिल्टर लगा के वो ब्लैंक्स पे क्लिक करके वही बेटर रहेगा। सिलेक्ट ऑल से हटा देते हैं, लास्ट में जाके ब्लैंक्स वैल्यू शो हो, ठीक है। इतनी सारी ब्लैंक्स वैल्यूज थी हमारे पास, तो हमने सिर्फ ये ब्लैंक वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, और दोबारा से जाएंगे रिप्लेस पे, और जहां जहां पर भी ब्लैंक वैल्यूज थी वहां पे मैं ये नंबर को पेस्ट कर दूंगा V, ठीक है, और पॉइंट के बाद एक डिजिट रहने देते हैं 9453.6, और मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दिया। तो देखो 12 जगह सिलेक्टेड थी, इन 12 जगहों पे ये सारी वैल्यूज आ गई है। सर ये तो डेटा हम बना रहे हैं, मतलब कोई डेटा बाहर से आता है तो हमें उसमें डेटा में थोड़ी ना छेड़छाड़ कर सकते हैं अगर एनालिसिस करनी है तो 11,000 में से 12 रोज उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 50% डेटा एम्प्टी है तो नहीं कर सकते। मेजॉरिटी ऑफ डेटा अगर एम्प्टी है, हम ऐसा नहीं कर सकते ना, ये सब ये वाला डेटा ऐसे करना ही पड़ेगा, करना करना पड़ेगा, वरना इनको आप क्या कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन यही है, इन सबको फिर डिलीट ही मार दो। जब मैं अमाउंट को ही नहीं कुछ वो कर पाऊंगा, हाँ, एनालाइज करने के लिए चाहे डेटा मतलब कहीं से भी हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा चेंजेस। अब या तो आपको ये पहले से गिवन हो कि मेरे पास एक मिनिमम अमाउंट है कि इतने का ऑर्डर होता ही होता है, तो वो आप मिनिमम अमाउंट लिख सकते हो यहाँ पर, तो वो सिचुएशन स्पेसिफिक हो गया, हर कंपनी के लिए सेम चीज नहीं हो सकती। हमें पता है मेरे लिए है तो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता कुछ भी चीज की, मतलब सिंपल एक फाइल पकड़ा के चले गए कि अब आप देख लो अपने हिसाब से, उस केस में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो यही माना जाता है कि डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम एक एवरेज वैल्यू फिलअप करते हैं। अगर मान लो कोई ऑर्डर वैल्यू मेरे पास खाली होती कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो मैं कह देता मैक्सिमम मेरे पास ज्यादातर ऑर्डर दो ऑर्डर्स ही आते हैं, मैं इनको भी 2 ऑर्डर्स ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो फिर जब ये सारी अमाउंट्स फिलअप हो गई हैं तो मैं अमाउंट सेक्शन पे आके सिलेक्ट ऑल करता हूँ, सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस को यहाँ से क्लियर कर दो, वैकेंट कर दो। अब मेरे पास ये पूरा डेटा अभी तैयार हो गया, बेसिकली छोटा मोटा क्लीनिंग प्रोसेस मैंने कर लिया यहाँ पर। सर वो जो CSV फाइल जो होती है वो यही सब करते हैं? हाँ, एक्सेल में ऐसे ही होगा, मतलब जो
जो मैंने ये टॉपिक लिखा है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में कुछ पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स होते हैं। आप चाहे सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो, टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करो, काम ऐसे ही करना पड़ता है कि सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करनी होती है, फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? डेटा क्लीन करने का मतलब है जो ये 0 1 लिखा था, MF लिखा था, मैंने इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो डेटा क्लीन हो गया। डेटा ट्रांसफॉर्म करने का क्या मतलब है? जो मैंने यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को फिल करा है वो मैंने डेटा में चेंजेस करे। ट्रांसफॉर्म करने का एक और मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी लिखी है मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। जो यहाँ पे टोटल अमाउंट है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है, और कुछ कैटेगरी बना दूं कि कोई लग्जरी आइटम होगा, एक्सपेंसिव है, नॉट एक्सपेंसिव है, बेसिक आइटम है, वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं करना भी चाहूं जानबूझ के तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं कि पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं, मेरे पास मिनिमम अमाउंट है 188 रुपीज और मेरे पास जो मैक्सिमम अमाउंट है वो है 23,000 रुपीज। तो काफी सारी कैटेगरी बन जाएगी उस अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कैटेगरी नाम तो ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पेमेंट मेथड लिख देता हूँ। ठीक है, जानबूझ के, ऐसा रियल में नहीं होता, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ऐसा मान लो, मैंने बोला इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा मान लो कि जो ये अमाउंट गिवन है तो मैंने पॉलिसी क्रिएट करी है कि लेस देन 2,000 रुपीज को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ एज कैश पेमेंट। ठीक है, और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगेन नेस्टेड वाली वैल्यू में, फॉल्स वैल्यू में अगेन जो इफ है मैंने उसको बोला जो अमाउंट यहाँ पर गिवन है अगर वो 2,000 से ग्रेटर हो गया तो मैं कहता हूँ M2 लेस देन, अगर वो 10,000 तक है तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो पेमेंट मेथड मैंने एक्सेप्ट किया होगा वो कंपनी पॉलिसी है, मैंने बैंक ट्रांसफर करवाए होंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा जितनी भी अब ग्रेटर वैल्यूज है 10,000 से, मैं उन सभी में यहाँ पे नॉर्मली बोल देता हूँ कि मैंने NEFT प्रोसेस कराया होगा या DD लिख देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा। मतलब ये रियल नहीं है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो NEFT आ गया। ठीक है, बैंक ट्रांसफर आ गया। पेमेंट मेथड यहाँ पर भी एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिल्टर को ऐड कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कैश, बैंक ट्रांसफर, NEFT 3 कैटेगरी बन गई। आप यहाँ पर देखोगे कैश पे क्लिक करना है, ओके प्रेस करते हैं तो ये सारे कैश अमाउंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो जो मैंने एग्जिस्टिंग डेटा की हेल्प से और भी कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड किया वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया जाता है, सेकंड स्टेप जिसको मैं बोल रहा हूँ। थर्ड स्टेप हमने किया अभी, जो मिसिंग वैल्यूज थी उसको हैंडल करना। ठीक है, फोर्थ स्टेप फिर होता है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना। अब यहाँ पर एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल पैरामीटर भी देखेंगे, साथ के साथ और भी वैल्यूज देखेंगे यहाँ पर कि एक्सेल हमें क्या क्या अलाउ करता है, कैसे कैसे मैं इनसाइट्स को गेन कर सकता हूँ और चीजों को फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि ये जो मेरी शीट है इस शीट को मैंने नाम दे दिया डेटा के नाम से, मेरा ओरिजिनल डेटा यहाँ पर स्टोर है। और मैं अभी आपके सामने एक अनदर शीट पे जाता हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाह रहा हूँ ये डेटा पे मैं कल को और भी चेंजेस कर सकता हूँ और नई वैल्यूज भी ऐड हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं डेटा एज इट इज रहने देता हूँ। और हाँ, इसकी हेडिंग को फॉर्मेट दे देता हूँ बस कि जहाँ जहाँ हेडिंग्स है मेरे को पढ़ने में आसानी हो, मैंने इसको कलर दे दिया। ठीक है, जो मैंने नई शीट ऐड करी मैं इसको नाम दे देता हूँ रिपोर्ट। हम जो डेटा को अभी एनालाइज करने वाले हैं 2 डिफरेंट पार्ट्स में करेंगे, एक होगा रिपोर्ट तैयार करना, एक होगा डैशबोर्ड तैयार करना। डैशबोर्ड तैयार करने के लिए रिपोर्ट या फिर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं पाइवट्स पहले वो बनानी पड़ती है, जिसके बाद हम प्रॉपर्ली इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बना पाएंगे। ठीक है, कैसे? हम शीट पर आए, अब कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरे पास रिपोर्ट कैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, कितना एरिया स्पेसिफाई करना है, कितना जूम इन करना है, मैं कंपनी का नाम यहाँ लिखना चाहता हूँ या नहीं, मेरे को ऐसे स्पेसिफाई करना है,
मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, एबीसी कंपनी दिवाली सेल्स डेटा, ठीक है। मैंने ऐसे नाम दे दिया, सेंटर अलाइन कर दिया और बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ नेमिंग दे दी, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इतने एरिया में अलग वैल्यू आए, इतने एरिया में कुछ और चीजें पता चले, यहाँ कुछ और पता चले, यहाँ कुछ और, आपके पास एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस जगह से, ठीक है, A5 से। और पहले तो देखो अभी मैं फिलहाल आपको ये चीजें बता रहा हूँ, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। और आप एट द एंड क्या उसमें से आपको वहां पे रखना है, चूज करना है, फिर आप वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये सेल सिलेक्ट किया कि मुझे पहली वैल्यू यहाँ चाहिए A5 पे, और मैं जाता हूँ इंसर्ट रिबन पे। इंसर्ट रिबन पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा पाइवट टेबल के नाम से, आपने किया पाइवट टेबल पे क्लिक। पाइवट टेबल आपको बोलता है कि टेबल सिलेक्ट करो या रेंज सिलेक्ट करो। तो मैं डेटा वाले शीट पे आया, ये मेरा डेटा है, कंट्रोल A प्रेस करो, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग किसी पहले की बनी बनाई रिपोर्ट में जगह रिपोर्ट चाहिए, कहाँ पर, ये रहा जो मैंने सेल सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। ओके प्रेस करो। अब आपके पास ऐसे पाइवट टेबल 1 के नाम से यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आप देखोगे राइट साइड में कि आपके पास जो भी कॉलम थे ना आपकी उस डेटा में, उस कॉलम के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर जो चेक मार्क है, इन चेक मार्क पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो जेंडर पे चेक मार्क पे क्लिक करते ही रो लिखा आ गया, और आपका मेल फीमेल जो दोनों जेंडर है वो रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो या तो आप ऐसे चेक मार्क कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका, मैरिटल स्टेटस लिखा है, लेफ्ट क्लिक करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके रो में स्टोर कर दो। तो ये आपके पास रो वाइज मैरिड और सिंगल दोनों वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो गई है, ठीक है। मेरे इसमें ना ये रो कॉलम नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है फील्ड एंड एट्रीब्यूट आ रहा है लिखा हुआ, हाँ एक्सेस आ रहा है, रीजन आ रहा है, क्या है दिखाना है। ये देखो ना, आपने सिलेक्ट क्या किया हुआ है, चार्ट सिलेक्ट किया है आपने? नहीं पहले भी अगर नहीं करते ना तब भी नहीं आ रहा था ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो ये जोन सिलेक्ट करते हैं, रो वाइज आ गए जोन्स। और मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी को लेफ्ट क्लिक करके ले आता हूँ कॉलम्स में। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरे पास यहाँ पर रो थी, रोज में मैंने लिखा है जोन्स, तो सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ये रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने कॉलम्स में रख दिया प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ब्यूटी कैटेगरी, बुक्स, क्लोथिंग, डेकोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फुटवेयर, ये सारी वैल्यूज मेरे कॉलम वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं लास्ट तक। तो यहाँ पे कंप्लीटली आपकी मर्जी, आप रो में क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, कॉलम में क्या रखना चाहते हैं, आप इसे इंटरचेंज कर दो, जोन को कॉलम में रख दो, प्रोडक्ट कैटेगरी को रो में रख दो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये टेबल दिखाई देगी। हाँ वो है, वो वाला फैक्टर तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो ये हमारे पर डिपेंडेंट कुछ भी है। हाँ ठीक है। अच्छा, रोज एंड कॉलम तो हो गए। अब देखो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है वैल्यूज के नाम से। वैल्यूज में बेसिकली आपके पास जितनी भी कैलकुलेशंस वाले टास्क हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो कैलकुलेशन किस पे हो सकती है, ऐसे कॉलम पे जहाँ पे नंबर्स स्टोर है। अब देखो एज पे कैलकुलेशन करके कोई लॉजिक तो होगा नहीं ना, एज ग्रुप पे। तो मैं ऑर्डर्स और अमाउंट, ये दो ही मेरे पास कॉलम है जिसपे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो अगर सपोज मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने ऑर्डर्स को लेके आके रख दिया वैल्यूज में, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर्स चेंज हो गया सम ऑफ ऑर्डर में अपने आप। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटो कैटेगरी सेंट्रल रीजन में 50 क्वांटिटी सेल हुई है, ऑटो कैटेगरी ईस्टर्न रीजन में 8 क्वांटिटी सेल हुई है, ऑटो कैटेगरी नॉर्थ रीजन में 10 है, बुक्स कैटेगरी साउथ रीजन में 107 है। ठीक है, अगर मुझे पता करना है सभी रीजन का मिला के टोटल, तो ग्रैंड टोटल 245 बुक्स की कैटेगरी सेल हुई है यहाँ पर।
अगर मुझे पता करना है कि कैटेगरी कोई भी हो, सेंट्रल रीजन में कितनी सेल्स हुई है, तो ग्रैंड टोटल आपको यहाँ भी मिलेगा। सेंट्रल रीजन में टोटल क्वांटिटी 10640 सेल हुई है। अब मुझे ये पता करना है सारी कैटेगरीज सारे जोन में कितनी सेल हुई है, तो ये सबसे लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा 28,007 क्वांटिटीज टोटल सेल हुई है सभी कैटेगरीज की सभी जोन्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रो कॉलम वाइज आपने यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर्स ये देखो ऐसे कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। अब एक चीज जो यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर्स लिखा है, आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फील्ड सेटिंग्स का। व्यू फील्ड सेटिंग्स में आप जाओ तो आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज ऑर्डर कितना है हर जोन में हर कैटेगरी का, मैक्सिमम ऑर्डर कि किसी भी कैटेगरी का किसी भी जोन में सबसे मैक्सिमम आज तक कितना ऑर्डर आया है, सबसे मिनिमम आज तक कितना ऑर्डर आया है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कि आपका जो वैल्यूज है वो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर मिलेंगी आपको। यहाँ पर तो एक ही सम ऑफ ऑर्डर लिखा है, एक और ऑर्डर और अमाउंट को अगर मैं एक साथ रख दूं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन पी वैल्यू, ये जो पी वैल्यू है ये आपको रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन का, ठीक है। ये जो वेर है सैंपल के लिए वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन पी रिप्रेजेंट करता है। हाँ गूगल शीट में इसमें var.s करके आता है ना। हाँ var.s सैंपल का है और जिसमें s नहीं लिखा वो पॉपुलेशन का होगा। नहीं उसमें var.p करके आता है। हाँ var.p होगा फिर उसमें। रिप्रेजेंटेशन तो देखो चेंज होते रहते हैं, ये कभी फिक्स नहीं रहेगा। जो यहाँ पर भी पहले p वैल्यूज जो लिखी हैं ये फिक्स नहीं रहेंगी। अगर मैं यहाँ एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज हमें ऑलरेडी यहाँ मीन नंबर मिल जाएगा। अब देखो ये एग्जैक्ट मीन बहुत ज्यादा टर्म्स में आपको कैलकुलेट कर रहा है, तो आप क्या करो इसको सिलेक्ट कर लो सभी को और इसको राउंड फिगर वैल्यूज में चेंज कर दो। सर ये बैकग्राउंड में VBA में काम कर रहा है, ये पाइवट टेबल बैकग्राउंड में जो पूरा एक्सेल ही VBA में काम कर रहा है स्टार्टिंग से अभी तक। हाँ और यही नहीं, हर सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग के ऊपर ही काम करता है। तो अब आप देखो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेंट्रल रीजन में ऑन एन एवरेज 3 सेल होते ही होते हैं। कब से सेल हो रहे हैं, कैसे आप जस्टिफाई करोगे? ये डेटा जब से लेके जब तक का है, स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट यहाँ गिवन नहीं है, तो जिसने भी मेरे को ये डेटा दिया है वो ओरिजिन से लेके अभी तक जो भी मेरे पास लास्ट डेटा है कंबाइनली सभी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब ये तो ऑर्डर्स हैं कि 2 ऑर्डर्स मिलते हैं, 3 ऑर्डर्स मिलते हैं ऑन एन एवरेज। ये जो ग्रैंड टोटल मिल रहा है ये भी एवरेज ऑर्डर का मिल रहा है कि अगर आप ये 22332 इनका एवरेज निकालोगे तो ग्रैंड टोटल ऑन एन एवरेज 2 आएगा, क्योंकि मैंने राउंड फिगर सेलेक्ट किया है इसलिए एग्जैक्ट 2 दे रहा है। ये तो वहां का तो ग्रैंड टोटल का एवरेज समझ आ गया, वहां का एवरेज किस हिसाब से निकालना? इधर का कि सेंट्रल रीजन में टोटल सभी कैटेगरी के मिला के कितने ऑर्डर्स आते हैं, और अगर मुझे ये पता करना है सभी कैटेगरी के सभी रीजन में एवरेज कितने ऑर्डर्स हैं तो वो 2 आ गया। अगर आपको थोड़ा और रीडेबल बनाना है तो एक काम करो, एक वैल्यू ऐड कर लो। चलो वैसे ऑर्डर्स में ऐड नहीं कर सकते, 2.5 ऑर्डर नहीं होता। हाँ आपको ये पता चल सकता है, अब ये पता चल जाएगा, अब नहीं, अब ये पता चल जाएगा जैसे 2.7 लिखा है तो आप इसे 3 मान लो। चलो एक्सेल में सर वैसा फ्लोर और सील जैसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए अलग से फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यहाँ पे तो देखो आप डायरेक्ट जैसे मैंने बताया ऑर्डर्स डेसिमल में होते नहीं है एग्जैक्ट रियल लाइफ में, आप यहाँ पे राउंड फिगर ही कर दो, ये भी आपको वही कॉन्सेप्ट फॉलो करके ला कर दे देगा। पर इसमें तो बस ये डेसिमल हटाता है ना, राउंड फिगर नहीं करता। जैसे कि अगर यहाँ पे 2.7 था उसको राउंड फिगर करके 3 कर दिया, लेकिन जो 2.1 लिखा होगा तो 2.1 का मतलब भी फिर यही है कि वो ज्यादा पास 2 वैल्यू के ही है, तो 2 ही कंसिडर कर लेते हैं फिर उसको। मुझे लगता है इसे वो पॉइंट हटा देता है, लास्ट पॉइंट के बाद फिर कर देगा ये राउंड फिगर। 2.5 को 2 लेगा, 2.5 को हाँ 2 ही लेगा, 2 लेगा। 2.5 के बाद वाला डिजिट देख के तो 3 पे लेगा। तो सर इसमें हम कितने भी कॉलम ऐड कर सकते हैं जो जहाँ पे कॉलम किया है? हाँ बिल्कुल कैसे दिखाता हूँ। सपोज मैंने क्या करा, मैरिटल स्टेटस को मैंने कॉलम में दोबारा से ऐड कर दिया, तो अब क्या पता चल रहा है
सेंट्रल रीजन में मैरिड लोग का एवरेज ऑर्डर है 2 और सिंगल लोग का एवरेज ऑर्डर है 3। ईस्टर्न रीजन में मैरिड का एवरेज ऑर्डर है 1 और सिंगल का एवरेज ऑर्डर है 2। ठीक है, तो आप रो एंड कॉलम, ये मैरिटल स्टेटस को आप रो में चल ले जाओ और क्या करो, प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर रख दो। तो देखो मैरिड पर्सन इस कैटेगरी को परचेज करते हैं इतना इतना एवरेज ऑर्डर से। स्क्रॉल करो, सिंगल पर्सन इस ऑर्डर को इतना इतना ऑर्डर्स के बेसिस पे करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बटन देखने के लिए मिलेगा सिंगल पे और ये मैरिड पे। अब जितने कॉलम्स ऐड करते जाओगे आपके पास उतने बटन्स ऐड होते जाएंगे रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे आप यहाँ पे देखो मैरिटल स्टेटस और प्रोडक्ट कैटेगरी 2 कॉलम्स हैं, अब यहाँ पे बटन्स क्रिएट हो गए हैं उसपे। ठीक है, जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो फिर उसमें तो हम इसको स्लाइसर की जगह पे ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि वहां मेरा नीड अलग हो गई तो यहाँ क्योंकि से। फिर ये टेबल तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी उस हिसाब से। अगर हम सिर्फ टेबल तक सीमित रहते तो हमें ये बटन वाला यूज करना पड़ेगा। बेसिकली जो रिपोर्ट यहाँ पे नाम दिया रिपोर्ट, आप रिपोर्ट ना मैक्सिमम के 95% केसेस में रिपोर्ट कभी इंटरेक्टिव नहीं होती है। इंटरेक्टिव ना होने का मतलब कि रिपोर्ट आपका ना एक हार्ड पेपर पे पास ऑन होगा ही होगा एट द सम पॉइंट ऑफ योर हायरार्की, डॉक्यूमेंटेशन के हाँ जैसा होता है। बिल्कुल, कि सपोज अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट लेना चाहता हूँ, मुझे बताना है सामने वाले को कि देखो मेरा परफॉर्मेंस ऐसा रहा है, तो अब यहाँ पर उतना ज्यादा फिजिबल नहीं होगा स्लाइसर्स को ऐड करना। हाँ, अगर आप एक प्रेजेंटेशन देने बैठे हो, सामने आपके सामने लाइव पर्सन कोई बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली स्लाइसर्स आपके लिए बहुत अच्छा वहाँ पे टॉपिक कंसिडर किया जाएगा। जो भी आगे आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसे केसेस में जहां आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी आपको ये सारा कहीं ना कहीं पास ऑन करना ही करना पड़ेगा, उस केसेस में आप इसी तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट्स ही बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर के नाम से। फिल्टर क्या करता है, सपोज ये जो मैरिटल स्टेटस है मैंने इसको उठा के फिल्टर में डाल दिया। आप यहाँ पर देखो मैरिटल स्टेटस के नाम से यहाँ पर एक फिल्टर ऐड हो गया, और ये जो टेबल थी इसमें कैटेगरी और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये रीजन दिखाई दे रहे हैं। मैं एक तो क्या करता हूँ, एवरेज क्वांटिटी को यहाँ से चेंज कर देता हूँ सम ऑफ क्वांटिटी में पहले, तो कि मुझे टोटल क्वांटिटी मिल रही है। ब्यूटी के टोटल इतनी सेल्स हुई है, बुक्स की टोटल इतनी है, क्लोथिंग की सभी की टोटल मुझे पता चल रही है। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ मेरे को डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैरिड पर्सन का, तो ये मैरिटल स्टेटस पे जाता हूँ, यहाँ से सिर्फ मैरिड को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस करते हैं, तो आपका पूरा डेटा चेंज हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे मैरिड की जगह चूज करते हो सिंगल, ओके प्रेस करते हो, पूरा डेटा चेंज हो गया सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए। ठीक है, वापस जाइए, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दीजिए, पूरा डेटा कंबाइंड मैरिड एंड अनमैरिड दोनों पर्सन के लिए आ जाएगा। तो फिर हम इधर जो बटन लगाने की जगह इनको फिल्टर में लगा देंगे ना, बात वही आ जाएगी, जब आप इसे पास करोगे वो नहीं ये फिल्टर लगा पाएगा ना। मतलब कि जैसे मान लो ये रिपोर्ट है, अभी तो ये बहुत इस बड़े में आ गई, जैसे मैं ये रिपोर्ट को कॉपी कर देता हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, मान लो उसके पास एक पीडीएफ पहुंची है सामने वाले पर्सन के पास, वो पीडीएफ में ये बटन नहीं लगा सकता, वहां पे उसे ये दिख सकता है कि आपने मैरिड लिख दिया, ओके प्रेस कर दिया, ये सारा डेटा सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए, ये उसे दिख जाएगा, वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर वो इंटरेक्ट कर सकता है तो आप ऐड कर दो जैसे कह रहे हो। अगर एक्सेल भेजना है तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट में देना है तो फिर हमें दूसरा वे यूज करना होगा जो विजिबल हो। बिल्कुल, ठीक है। फंडामेंटली जो रिपोर्ट्स का मोटिव होता था, वो रिपोर्ट्स का मोटिव यही है कि आपको मतलब एक हार्ड फिगर वैल्यूज मिलेंगी और आपने जो एक्सप्लेन किया है वही मिलेगा, इंटरेक्ट नहीं हो पाता वहां पर। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन क्या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड का है, नहीं है, पता चला वो एक्सेल ओपन करके बोले कि फाइल ही ओपन नहीं हो रही। अच्छा, तो अब जैसे मैंने बताया ये चारों फीचर्स हैं और इसमें सारे जो जो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, आपको स्टडी पर्पस के लिए सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अभी ये रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव करता हूँ, ये भी सब मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ। एक्चुअली में मैं रिपोर्ट में क्या दिखाऊंगा और कैसे दिखाऊंगा। सपोज मैंने क्या बोला कि मैंने एज ग्रुप लिया और रो वाइज रख दिया। ठीक है, मैंने जेंडर लिया, कॉलम वाइज रख दिया।
मैंने यहाँ पे अमाउंट लिया और वैल्यूज में रख दिया। अब मुझे क्या पता चल रहा है, कौन सा एज ग्रुप मेल फीमेल्स के बेसिस पे कितना खर्चा कर चुका है या कितना सामान परचेज कर चुका है। ये मेरे एक रिपोर्ट का पार्ट है। सम ऑफ अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल सम ऑफ अमाउंट आप देख सकते हैं। अब चाहो तो इसको सम ऑफ अमाउंट को चेंज कर दो ऐसे, सम ऑफ अमाउंट जेंडर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मर्ज तो नहीं हुआ, ये फिल्टर आ रहा है ना यहाँ पे, फिल्टर नहीं होता तो हो जाता। हाँ, उससे अच्छा जो मैंने यहाँ पे लिखा सब कुछ यहाँ से कट करो और यहाँ पेस्ट कर दो और इसे आप छोड़ दो बैकएंड। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट जेंडर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। इसको थोड़ा सा बस अब एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट क्या करना, एक काम करते हैं, अमाउंट वैल्यूज है ना ये सारी, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, करेंसी पे क्लिक कर दिया और यहाँ से करेंसी में जाके चेंज कर देता हूँ मैं इसे। इसमें से सर्च का ऑप्शन नहीं होता ना? फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट, कॉलम ब्रेथ, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये एज ग्रुप वाइज चीजें देखने के लिए मिली। अब आप यहाँ पे कॉलम और रो को हेडिंग दे सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज ग्रुप लिख देता हूँ। ठीक है, एज ग्रुप मेल फीमेल ग्रैंड टोटल, यहाँ पे वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलो एक रिपोर्ट तो मेरी ये हो गई। ठीक है, इसको फाइनल कर देते हैं। अब और क्या मैं यहाँ शो कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं 4 बजे आऊंगा। सर अगर हमें इस टेबल को चेंज करना तो पहले हमें डेटा में जाके चेंज करना होगा। अगर डेटा में चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे मेल की जगह पे वहाँ चेंज हो जाएगा। फीमेल करता हूँ, उधर चेंज अभी चेंज नहीं होगा। चेंज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटर करता हूँ, ये फाइल का है। आपको अभी इतना ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा। आप एनालाइज पे यहाँ पे जाओगे तो एक रिफ्रेश के नाम से ऑप्शन है। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो डेटा को तो ओरिजिनल जो भी डेटा था वो अब यहाँ पे रिफ्रेश अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप ओरिजिनल डेटा में चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होता। आप एक बार टेबल पे क्लिक करो, पाइवेट टेबल पे, एनालाइज पे आप आओगे, रिफ्रेश कर दो आप यहाँ से। ठीक है, ठीक है, देखो डेटा पे आए, कुछ भी चेंज किया आपने डेटा में और आपको लग रहा है कि आपका डेटा में चेंज हुआ अपडेट नहीं हुआ, तो जिस भी पाइवेट टेबल में आपको चेंज करना है, पाइवेट टेबल पे क्लिक करो, एनालाइज का ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, रिफ्रेश है, एक बार रिफ्रेश कर दो। सर मेरा फोन और पैसे दे दो मुझे 700। ठीक है, पानी भरेगा। सर वो क्वेश्चन भेज देना। नो मैं देगा। ठीक है, एक मिनट रुको बस।
चलिए अब और यहाँ पे दोबारा आते हैं डेटा रिबन पे, ठीक है। इंसर्ट एंड पाइवट टेबल, ठीक है। देखो डेटा अभी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए मुझे पाइवट टेबल, लोकेशन देते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, रिपोर्ट्स वाली शीट पे एक कॉलम छोड़ देते हैं, यहाँ पर चाहिए मुझे वैल्यूज, ठीक है। ओके प्रेस करते हैं, ये आ गई सेकंड पाइवट टेबल। आप चाहो तो यहाँ पाइवट टेबल को नाम भी दे दो, अगर आप देना चाहो तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पाइवट टेबल 2, आप चाहो तो अपनी मर्जी का कोई नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एज ग्रुप और मेल फीमेल जेंडर देखा है। अब मैं इसकी जगह क्या करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन पे क्लिक करता हूँ और या फिर प्रोडक्ट कैटेगरी लें, ठीक है। अच्छा अब देखो प्रोडक्ट कैटेगरी लिखी, मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो अमाउंट है वो मैंने रख दिया और अमाउंट के साथ साथ ऑर्डर्स भी मैंने ले जाके वैल्यूज में रख दिया। तो देखो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा कि आपका जो सपोज ब्यूटी कैटेगरी का टोटल इतना अमाउंट जनरेट हुआ है, इतने ऑर्डर्स जनरेट हुए हैं टोटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको भी सिलेक्ट करके ना राउंड फिगर कर लेता हूँ, जो जो मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है। सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा फिर एंड ठीक है, ये हो गई एक रिपोर्ट। एंड रो लेबल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। चलिए अब और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं, ये सेल सिलेक्ट करता हूँ आपकी बार कि यहाँ पर एक रिपोर्ट आ जाए। एक सेकेंड रुको, इतना एरिया ठीक रहेगा, थोड़ा रीडेबल रहेगा। जब मैं लगाती हूँ पाइवट टेबल तो मेरे नया शीट बन के आ जाता है। हाँ आप वहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट की जगह पे क्रिएट इन न्यू टेबल कर देते होगे। अच्छा तो आइडिया नहीं करना ना वो। क्या कह रहे थे चलिए सम ऑफ ऑर्डर्स पे भी आपने रुपीस का सिंबल लगाया। अच्छा हाँ, सम ऑफ ऑर्डर्स पे नहीं आएगा, ये हटाते हैं, सही कह रहे हो। इसको नंबर्स ही रखते हैं और ये हटा देते हैं, ठीक है। एंड रीजन भी था, रीजन, हाँ रीजन था। यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट पाइवट, डेटा पे आते हैं एंड इंसर्ट पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब एक ऑक्यूपेशन भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑक्यूपेशन वाइज नेम बहुत ज्यादा है ना, नेम किसका, कस्टमर के नेम भी तो, हाँ वो बहुत ज्यादा होंगे, वो तो रिपीटेड भी होंगे। आ जाएगा बड़ा टेबल। एक काम करते हैं कि सम ऑफ अमाउंट एक बार आया, सम ऑफ अमाउंट दो बार आ गया। क्यों दो बार आया, मैं पहला वाला जो सम ऑफ अमाउंट है इसकी सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे एवरेज वैल्यू पता करता हूँ, और दूसरा हो जाएगा टोटल। हाँ, और इसको मैं पहले तो फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ कि करेंसी फॉर्मेट पे गए, यहाँ से सिंबल कर देते हैं चेंज, ठीक है। एंड राउंड फिगर कर देते हैं, एवरेज अमाउंट, एंड इसको मैं कर देता हूँ
ठीक है, तो सेंटर अलाइन कर देते हैं। और एक काम, हाँ बोलो बोलो सर, इसमें बॉर्डर कर सकते हैं? पाइवेट्स में बॉर्डर कर सकते हैं वैसे एक तो। बात पूछूं आपसे, हाँ जी, जैसे कॉलम्स और वैल्यूज में अलग अलग रहेंगी क्या सर ये वैल्यूज? जैसे कौन? कॉलम्स में हमने, हाँ दोबारा बोलो एक बार। सर ये कॉलम्स में आपने जैसे कि ये इधर मतलब राइट हैंड साइड में कॉलम्स है ये, हाँ ये वाले, और ये वाले दोनों अलग अलग है क्या सर ये? हाँ क्योंकि ये कॉलम्स में जो वैल्यूज आई है, ये कह रहा है कि जो एक से ज्यादा कॉलम आपका बना है वो वैल्यूज के बेसिस पे बना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम हो गए ना। अगर 2 कॉलम नहीं होते, एक ही कॉलम होता, जैसा कि अच्छा बनाया नहीं है, एक कॉलम का बना के दिखाता हूँ रुको। जैसे कि इंसर्ट किया, पाइवेट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, लोकेशन दी मैंने ये वाली, ओके प्रेस किया, मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया जेंडर, और वैल्यूज में मैंने लाके रख दिया अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ कोई कॉलम में वैल्यू नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो वाइज जेंडर है और टोटल अमाउंट्स है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो जाए तो यानी कॉलम वाइज भी तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आई? क्या वो आपके टेबल की ओरिजिनल डेटा से आई है? तो यहाँ पर उसका जवाब होगा नहीं, वो आपकी वैल्यूज ही है जिसको आपने अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और इन्हीं वैल्यूज को अभी मैं एक और वही चीज सोच रहा हूँ कि एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ना एक और बार यहाँ पे अमाउंट को ऐड करता हूँ, और अब की बार ये जो थर्ड वाला सम ऑफ अमाउंट आया है, मैं ये एक बार सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ना यहाँ पे देखो ऑप्शन है कि शो वैल्यू एज, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ना परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के बेसिस पे चेंज कर देता हूँ। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल के बेस पे जैसे ये चेंज हुआ, अब आपको क्या पता चल रहा है कि जो मेरे पास ये पूरा का पूरा डेटा है, जो ये अमाउंट दिख रही है, इसमें से 13% IT सेक्टर ऑक्यूपेशन वाले लोगों ने खर्चा किया है। ठीक है, टोटल का जितना भी सभी का यहाँ पे गिवन है उनका। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर सेक्टर वालों ने 2% परचेज किया है, टेक्सटाइल सेक्टर वालों ने 3.2% यहाँ पे खर्च किया है। ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड डिविएशन कर सकते हैं? हाँ, वो कैसे करेंगे? अलग से कॉलम बनेगा? इसी में ही कर हाँ, सकते इसी हैं। में, देखो इसी में। देखो, राइट क्लिक करो, समराइज वैल्यूज एज, मोर ऑप्शन, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब यहाँ पे ये जो परसेंटेज है ना, ये हटा देता हूँ बस। आईटी सेक्टर का अभी भी 100% आ रहा था। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि एग्रीकल्चर वाले लोगों की जितनी भी टोटल मेरे पास वैल्यूज हैं, उन सभी का एक जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉमन वैल्यू यानी 5000 रुपीज का डिफरेंस है होगा हर किसी में। तो इसको तो मैं चेंज कर देता हूँ वापस से यहाँ पे। जनरली डैशबोर्ड में ये नहीं चाहिए होता है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज करो। ये आ गया मेरा टोटल अमाउंट, इसको मैं शो करता हूँ परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब आपको यहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, सबसे कम किसका है। इसके अलावा भी एक यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, एक सेकेंड रुको, नाम तो चेंज करना ही है। ठीक है, इसे अरेंज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जिसकी परसेंटेज लार्जेस्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज पे राइट क्लिक किया था मैंने यहाँ इन वैल्यूज पे, इसीलिए इसके अकॉर्डिंगली हुआ है ये। और साथ के साथ एक और ऑप्शन है, एक मिनट रुको, कहाँ गया यहाँ से,
अच्छा देखो, एक काम कर सकते हैं हम कि ना, ये जो फिल्टर लगा है यहाँ पे रो लेवल में, ठीक है, पहले तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट की जगह परसेंटेज टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो कि ये जो फिल्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी लगे आए हैं रो लेवल में, यहाँ फिल्टर्स पे जाओ, एक वैल्यू फिल्टर का ऑप्शन है कि ये जो वैल्यूज है ना, इन पे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। वो क्या, टॉप 10 पे क्लिक करो। मान लो आप ये चाहते हो कि ऐसी कैटेगरी के बारे में पता चले जो कि टॉप 5 कैटेगरीज हैं जिनका सबसे ज्यादा अमाउंट यहाँ पे आया है। तो वो टॉप 5 कैटेगरीज हैं एविएशन, गवर्नमेंट, मीडिया, केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग। बेस्ड अपॉन किसके, ये अमाउंट्स के बेसिस पे आया है, ठीक है। एक सेकेंड रुको। हाँ देखो, यहाँ पे ना चूज करने का ऑप्शन है कि आप ये जो टॉप 5 वैल्यूज लगाना चाहते थे, ये एवरेज अमाउंट पे लगाना है, टोटल अमाउंट की टॉप 5 वैल्यू चाहिए, या परसेंटेज टोटल की टॉप 5 वैल्यू चाहिए। तो मैं परसेंटेज टोटल पे क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था, आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा परसेंटेज था, तो 5 सेक्टर हमारे पास ये हैं, ठीक है, सम ऑफ अमाउंट के। लेकिन ये 5 सेक्टर में भी आपस में कंपेयर करके बताया गया है कि आपका जो ग्रैंड टोटल है, ये 5 आपस में अगर कंपीट करें तो कितना परसेंटेज यहाँ पर बनता है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज हो गई। इसके बाद ये सर, हाँ एक बार ये परसेंटेज वाला वापस बताना था सर, कैसे करता आपने परसेंटेज में? देखो, आपने यहाँ पे जो एवरेज अमाउंट और टोटल अमाउंट लिखा हुआ है ना, इसके बाद मैंने दोबारा से अमाउंट वाला कॉलम वैल्यूज में पास कर दिया, तो यहाँ पे टोटल ये सम ऑफ अमाउंट आ गया। सम ऑफ अमाउंट आने के बाद मैंने इसी वाले कॉलम पे एक वैल्यू पे किसी पे भी क्लिक करो, एक ऑप्शन आएगा राइट क्लिक करने के बाद शो वैल्यू एज। आपको शो कैसे करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब होता है कि 100% में से टोटल ये कितनी परसेंटेज बनती है। तो आप यहाँ पे देखो 100 में से सभी का यहाँ पे परसेंटेज डिवाइड होके मिल जाएगा। आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, राइट क्लिक करो, सॉर्ट कर दिया, रुको, राइट क्लिक करो, सॉर्ट कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे लार्जेस्ट हमारे पास यहाँ पे आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, एविएशन, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग आ गया, ठीक है। अब टोटल अमाउंट के बेस पे आपको चाहिए, सम ऑफ अमाउंट के बेस पे चाहिए टॉप 5 टॉप 6 वैल्यू। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रो लेवल पे गए, यहाँ पर वैल्यूज में कुछ फिल्टर लगा सकते हो आप। कौन सा फिल्टर, सपोज मैं यहाँ टॉप 10 या बॉटम 10 कुछ फिल्टर्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं टॉप में 5 ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जिनके ऊपर फिल्टर लगा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे किसके बेस पे लगाना है, क्या एवरेज अमाउंट चेक करना है, या टोटल अमाउंट चेक करना है, या ये जो थर्ड वाला कॉलम है सम ऑफ अमाउंट, ये चेक करना है। तो मैं सम ऑफ अमाउंट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ अमाउंट की जगह परसेंटेज ऑफ, या मैं परसेंटेज ग्रैंड टोटल कर देता हूँ, ठीक है। कि इन पांचों सेक्टर में जिनका ओवरऑल परसेंटेज सबसे ज्यादा है, अगर इनको आपस में भी कंपेयर करें तो ग्रैंड टोटल वैल्यू इतना परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपकी निकल कर आएगी। सर वहाँ पे टॉप 10 आता था, उसके ऊपर भी आ सकती है वैल्यू? हाँ, वो आप वैल्यूज अगर यहाँ बहुत सारी हैं तो और आ सकती हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हमेशा आपको ऐसा ही चाहिए, बट एक परसेंटेज का भी तरीका आपके पास है, टोटल वैल्यूज का भी एक तरीका है, एवरेज वैल्यूज का भी एक तरीका है। इसके अलावा मैं एक बार जरा क्या क्या हो गया, एज ग्रुप हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये मैं नाम दे देता हूँ उसको ऑक्यूपेशंस। सर जैसे ये 3 टेबल आ गए, अब हमें किसी टेबल को एडिट करना है तो उसी में जाके क्लिक कर दें तो आ जाएगा राइट हैंड साइड में टेबल। ये हाँ, इस बार क्लिक करो, यहाँ राइट में सारी प्रॉपर्टीज खुद आ जाएगी, उसमें जाके क्लिक करते रहेंगे तो ये हाँ। ड्रैग कर सकते। तो अब क्या बचा है, पेमेंट मेथड बचा है और ये बचा है, ठीक है। नेम का कैसे देखेंगे, बहुत बड़ा आएगा नेम का, लेकिन देखना क्यों है, मतलब हाँ, टॉप 5 कस्टमर पता कर सकते हो। वो कैसे करना है, सपोज डेटा पे आए, इंसर्ट एंड पाइवट टेबल, डेटा सिलेक्ट हो गया,
एग्जिस्टिंग वर्कशीट, रिपोर्ट्स, मान लो मैं यहाँ पे एरिया सिलेक्ट करता हूँ, ओके। आप यहाँ पे कस्टमर नेम को रो वाइज यहाँ पे रख दो। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि जिसने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स करे हैं या जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा हुआ है, वो आपके ऊपर है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स के बेस पे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टोटल ऑर्डर वैल्यूज। राइट क्लिक करते हैं यहाँ टोटल ऑर्डर्स में, सॉर्ट कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर किसने करे हैं उनकी लिस्ट आ गई, लेकिन देखो कस्टमर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगेन रो लेबल्स पे गया, वैल्यू फिल्टर्स पे आता हूँ, टॉप 10 पे आता हूँ, कितने चाहिए, टॉप 5 कस्टमर्स चाहिए, किसके बेस पे, सम ऑफ ऑर्डर्स के बेस पे, ओके करता हूँ। तो ये टॉप 5 कस्टमर्स आ गए मेरे पास अब, ठीक है। इसको प्राइवेट टेबल नहीं आता होगा, वो सिंगल फिल्टर लगाता होगा हाँ मेन डेटा पे, फिर ऐसे डेटा निकाल के हाँ मैनुअल वर्क करता है। बिल्कुल। तो देखो हम ऐसे करके सम ऑफ अमाउंट भी निकाल, ये क्या हो गया, ये पुराना एक्सेल आ गया। ये भी हम यहाँ अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज। कनाडा हो चाहे पंजाबी हो, रुपीस सिंबल वही आता रहता हाँ। है। इन्होंने बस लोकेशन को सारे वो डाल रखा है, वो क्योंकि ये बताया था ना लैंग्वेज अलग अलग है। एमएस ऑफिस इसने बनाया था, उसके लिए वो तो अलग ही है, दे आर डिफरेंट लैंग्वेज। सिंबल तो एक ही है, करेंसी एक ही से। अब एक काम और कर देते हैं कि क्या बचा है हमारे पास, एक तो पेमेंट मेथड बचा है और वो स्टे लोकेशन कर दिया था आपने, जोन बचा है। जोन बचा है। तो सर ये तो 3 टेबल हो गया, अब आप सारा एक में भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? डेटा कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हाँ, रीड करने वो के तो लिए। रीड करने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सम ऑफ अमाउंट जेंडर वाइज अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, ये भी डिफाइन करना तो पड़ेगा यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मर्ज सेंटर करके लिख सकता हूँ टॉप, ठीक है। सेम इनको भी वही कलर दे दो, थोड़ा सा लगेगा फॉर्मेटिंग साथ में ही करिए। अच्छा, फॉर्मेटिंग और कलर्स के लिए वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी प्राइवेट टेबल सिलेक्ट करो तो यहाँ डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से अलग अलग डिजाइन, चार्ट्स, ये लेबल्स इनको ऐड अप कर सकते हो। मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, ये देखो ऐसे, ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैनुअल मेथड भी होता है न्यू पाइवट स्टाइल का, जहाँ पे आप ये सारी चीजें वन बाय वन खुद से सिलेक्ट करोगे कि रिपोर्ट फिल्टर कैसा दिखना चाहिए, और फर्स्ट कॉलम कैसा आएगा, रो की हेडिंग कैसी आएगी, सब टोटल कैसा लिखा होगा, कॉलम की सब हेडिंग कैसे आएगी, ग्रैंड टोटल कैसा लिखा होगा। हर किसी पे फॉर्मेट करते जाओ, कलर्स आप अपनी मर्जी से अकॉर्डिंगली देते जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेटा कॉपी हो सकता है अगर हम किसी को भेजना है कि हाँ। ये उसमें वो वैल्यूज पे क्लिक करना होगा, पेस्ट सेल पे जाके वैल्यूज। कहाँ गया वो, ये चलो, तो एक काम कर देते हैं, एक और यहाँ पे ऐड करते हैं, इंसर्ट प्राइवेट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोकेशन में यहाँ पे ऐड करते हैं, एंटर, ओके।
जोन वाइज पेमेंट मेथड कॉलम पे डाल देते हैं। और अमाउंट रख देते हैं। अच्छा हाँ बैंक ट्रांसफर किया। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे डेटा तो सारा आ गया मेरे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार हुई है और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ना अरेंजमेंट ठीक से आ जाए। अरेंजमेंट यानी कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो लिखा है ना, मैं इसको कंट्रोल एक्स कट कर देता हूँ, ये यहाँ मैं साइड पे ले आता हूँ और ये वाली टेबल कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये कट करता हूँ, ये यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है। हाँ चलो अब देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट्स की फॉर्म में ये सारे फिगर वैल्यूज और ये सब चीजें दिखा सकते हो। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास एक टॉपिक है जिसे बोला जाता है स्लाइसर्स। स्लाइसर्स बेसिकली क्या करता है, एक जैसे हमने यहाँ पे पाइवेट टेबल में फिल्टर्स पढ़े थे। फिल्टर्स का क्या काम था, आपकी टेबल में एक स्पेसिफिक किसी भी वैल्यू को या किसी भी चीज को फिल्टर आउट करके आपको आंसर शो करके देगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो फिल्टर्स हैं ये मुझे अप्लाई करनी है किसी अदर फैक्टर पे जो कि आपकी टेबल में कॉमनली इस्तेमाल हो सभी टेबल्स के लिए, तो आप यहाँ पे स्लाइसर्स ऐड करते हो। कैसे, किसी भी एक पाइवेट टेबल पे क्लिक करो, मान लो ये पाइवेट टेबल है, क्लिक किया, इंसर्ट करता हूँ मैं, क्या इंसर्ट जाने के बाद एक स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। आपको स्लाइसर किसके बेसिस पे चाहिए, तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है जो कहीं भी यूज नहीं हुआ है अभी फिलहाल, ठीक है। जेंडर है, हाँ जेंडर भी यूज हो गया है, मैरिटल स्टेटस कहीं यूज नहीं हुआ, मैंने मैरिटल स्टेटस को लिखा, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। और ये जो मैरिटल स्टेटस का यहाँ पे एक न्यू डायलॉग आया है, इसको ना थोड़ा अरेंज करते हैं पहले, कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, मैरिटल स्टेटस सिंगल एंड मैरिड। और यहाँ पे जो जब आप इस स्लाइसर को एंटर करोगे तो ना एक न्यू ऑप्शन आएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कर देता हूँ, ताकि ये एक ही लाइन में मैरिड एंड सिंगल ऐसे लिखा हुआ मिल जाए मुझे। और इसको ना कहीं अरेंज करते हैं, अपने डेटा पे कहीं रखते हैं जिसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाऊँ और यूज कर पाऊँ। इसको मैं रख सकता हूँ और कहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे रख या यहाँ रखना चाहता हूँ। चलो एक काम करते हैं कि मैं इसे कट करता हूँ इस चीज़ को यहाँ से और यहीं पेस्ट करता हूँ इसको, और मैरिटल स्टेटस यहाँ रख देता हूँ। ठीक है। अभी देखो, अगर मैं फिलहाल मैरिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना एक टेबल है जो चेंज हो रही है, जो ये एज ग्रुप वाली टेबल जहाँ से मैंने इंसर्ट किया। सिंगल पे करता हूँ तो ये चेंज हो रही है, यानी कि फिल्टर अप्लाई कर रहा है। लेकिन ये जो बटन वाइज फिल्टर अप्लाई कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सभी टेबल पे कॉमनली अप्लाई हो। तो सभी टेबल पे कॉमनली अप्लाई होने के लिए मैं चाहता हूँ इस स्लाइसर पे क्लिक करूँ, एक राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शंस के नाम से। जैसे ही मैं रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है आपको कौन सी पाइवेट टेबल से कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सभी पाइवेट टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये सभी पाइवेट टेबल्स के साथ अब सिलेक्ट हो चुकी है। पर सर ये स्टेटस तो वहाँ पे था नहीं फर्स्ट वाले में, मैरिटल स्टेटस इसमें नहीं था, ओरिजिनल डेटा में तो था। तो वो उसी पे क्यों जा रहा था? क्योंकि मैंने बनाया यहाँ से था। अच्छा, लिंक नहीं हाँ, किया था। अब मैं मैरिड पे क्लिक करता हूँ तो सारी टेबल जितनी प्राइवेट टेबल है सब चेंज होंगी। अब सारा डेटा सिर्फ मैरिड लोगों का शो हो रहा है। सिंगल पे करता हूँ तो अब सारा डेटा सिर्फ सिंगल पर्सन्स का यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, कि अगर सपोज मुझे टॉप 5 कस्टमर्स पता करने थे लेकिन वो टॉप 5 कस्टमर्स सिंगल होने चाहिए, तो मैंने यहाँ सिंगल फिल्टर पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं मैरिड पर्सन पे क्लिक करता हूँ तो ये वो टॉप 5 पर्सन है जो मैरिड है और सबसे ज्यादा ऑर्डर्स उन्होंने यहाँ पे प्लेस करे हैं। तो यानी स्लाइसर आपका एक ऐसा कॉमन फिल्टर होता है जो सभी प्राइवेट टेबल्स पे कॉमनली एप्लीकेबल होगा। तो सारे को कैसे मर्ज किया? इस स्लाइसर पे राइट क्लिक करना है, अच्छा, रिपोर्ट कनेक्शंस का report ऑप्शन है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाके सभी प्राइवेट टेबल्स को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड। बट ये हम भेज नहीं सकते ना डैशबोर्ड में, हम अपने लिए तो ये यूज कर सकते हैं ना अपने रेफरेंस के लिए। नहीं भेज सकते। नहीं, एक्सेल अगर भेज रहे हो तो है, तो जैसे आप एक्सेल भेज रहे हो तब सीनियर को दे रहे हो डैशबोर्ड बना के, तो फिर हमें अपने लिए अगर एक्सेल भेज रहे हो तो भेज सकते हैं, वैसे नहीं भेज सकते। वैसे नहीं भेज सकते। स्लाइसर ये तुमने पढ़ लिया था? हाँ मैं पढ़ा था, ये कर रहा था ना क्वेश्चन, उसी में मैंने कहा ये 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक ही कॉलम में काम हो जाए, उसके लिए स्लाइसर यूज कर सकते हैं। तो मैरिड सिंगल है, हम फिर किसी पे भी बना सकते, पेमेंट में नेम में कैसे लगेगा? नेम में कहाँ जा रहे हो इतने सारे नेम मैं कह रही हूँ लग जाएगा। नेम में कैसे लगाएंगे बताओ? लग जाएगा नेम में भी, उसमें फिर सिर्फ 2 ही देख रहे, मैरिड एंड सिंगल, उसमें जितने अलग अलग नेम होंगे ना, यूनिक नेम सबका आ जाएगा। तो लार्ज डेटा पे ये तो लार्ज तो नेम पे तो लगेगी, नेम तो यूनिक चीज पे लग जाएगा ना, जैसे कम है मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, मतलब लिस्ट काइंड ऑफ में लग जाएगा। हाँ। यहाँ पे नेम एक ही है तो उसमें नहीं लग पाएगा ना, जैसे ये हो गया, और किस में लग सकता है? एज ग्रुप में लग जाएगा। हाँ, एज में लग जाएगा। जहाँ पे लिस्ट आ गई, जैसे प्रोडक्ट कोई परचेज कर रहा है, 5 टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो 5 टाइप के प्रोडक्ट में लगा दें, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दिखाएगा। रीजन में भी लगा सकते हैं 5। हाँ। नीचे हो जाता है थोड़ा, बस कॉलम में ऐसा नहीं करना। यूट्यूब पे कभी चलाता ना मैं, रील्स स्क्रॉल करता ना, ये सब में रहता है, जो आप चलाओगे ना वही आते हैं, कुछ ही सर्च करोगे। और खाता खोल के हाँ जी, तो अब एक काम करते हैं कि एक और यहाँ पे ना दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ। देखो, किसी भी प्राइवेट टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट पे गए, स्लाइसर पे क्लिक किया, ठीक है, और मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, स्टेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस करते हैं।
आओ देखो यहाँ पे ना लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ गई हैं आपके पास, और इसको हम रख देते हैं ऐसे अलाइन करके। ऐसे क्यों? तो बहुत सारे हैं। हाँ, जानबूझ के किया ना मैंने, बताता हूँ अभी कि अभी भी फिलहाल देखो मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने बनाया ही यहीं से है। देखो मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ और कुछ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये स्टेट वाला स्लाइसर भी सभी पाइवेट टेबल्स पे एप्लीकेबल हो, तो राइट क्लिक करेंगे। उसके लिए मैंने क्या करा, रिपोर्ट कनेक्शन बनाया, सारी पाइवेट टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया। ओके, अब देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है कि जो भी मेरी सेल्स है वो दिल्ली स्टेट में कितनी हुई है। तो मैंने ये दिल्ली स्टेट्स पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली स्टेट में सिर्फ सेंट्रल रीजन में सेल्स हुई है, इन सेक्टर्स में सेल हुई है। इस एज कैटेगरी में मेल्स फीमेल्स वाइज आपको यहाँ अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल रही है। और साथ के साथ यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कौन सी कैटेगरी में कितने ऑर्डर्स हैं, दिल्ली में कितना यहाँ पे सेल्स आई है, टॉप 5 कस्टमर्स दिल्ली में कौन है। तो सर इसमें ये मैरिट और ये वो तो नहीं काम कर रहा? अभी तो ये दोनों आ रहे हैं। मैं जैसे यहाँ मैरिड क्लिक करता हूँ तो अब ये डेटा और ज्यादा कंसाइज हो गया कि आप अगर यहाँ पर देखो कि देखो अगर एग्जैक्टली पता करना है ना, अक्षत, शिवम और यहाँ पे कोई एक नाम है, ये 3 आपके कस्टमर्स दिखा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ सिंगल पे क्लिक करते हो, देखो ये यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, पाटिल, ललिता और ये वर्चस के नाम से। ठीक है, तो अब ये मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसाइज प्रिसाइज डेटा इंटरेक्टिव मैनर में मिल सकता है अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर्स की हेल्प से अगर रिपोर्ट जनरेट करता सर हूँ। नेम भी क्लिक कर सकते हैं, कस्टमर नेम भी कर सकते हैं। वो लॉजिकल मैनर इस क्यों नहीं होगा? एक कस्टमर ने ज्यादा से ज्यादा कितने ही ऑर्डर किए होंगे, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, इससे ज्यादा तो नहीं किए होंगे। और किए भी होंगे 10-12 ऑर्डर, 15-50 ऑर्डर कर भी दिए होंगे अगर तब से अभी तक। तो एक इंसान की एनालिसिस थोड़ी करनी है, मुझे तो अपनी पूरी कंपनी की एनालिसिस करनी है कि वो किस स्टेट में कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर उसकी टारगेट ऑडियंस मैरिड या अनमैरिड लोग हैं तो वो मैरिड अनमैरिड हम देख रहे हैं। अगर वो टारगेट ऑडियंस मेल या फीमेल है तो मैं अगर यहाँ प्राइवेट में इस्तेमाल नहीं करता मेल एंड फीमेल को, तो मैं यहाँ पे उसका स्लाइसर बना देता। नहीं सर, जैसे कॉर्पोरेट में इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस करते हैं ना, जैसे मान लो टीम में 80-90 लोग हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिमिटेड है। जैसे अभी मान लो पूरा एम्प्लॉय 90,000 है, हम्म। वो पूरे का परफॉर्मेंस देखना है तो वो लोग ऐसे ही हाँ, तो वो किसके बेस पे देखेंगे? प्रोडक्टिविटी और ये जो है उसके बेसिस पे देखते हैं। प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का स्केल, या तो वो किसी के लिए मतलब एक अमाउंट हो सकता है, आपने इतना अमाउंट जनरेट करवाया, किसी के लिए वो नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं, किसी के लिए वो आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हो सकता है। तो वो जो फैक्टर आपने मेरे को बताया, वो फैक्टर आपको कुछ इस तरीके से नंबर्स में मिलेगा ना, वो कर सकते हैं। मान लो जैसे आपने बोला कि 90,000 कंप्लीट कस्टमर्स है, 90,000 है स्पेसिफिक दिल्ली के पता करने हैं, स्पेसिफिक दूसरी किसी ब्रांच के पता करने हैं, स्पेसिफिक मैरिड या अनमैरिड पता करने हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। बस अब क्या करना है, यहाँ पे नाम ऐड करना है और कुछ कलरिंग्स देना चाहते हो कलरिंग्स दे दो। जैसे प्राइवेट टेबल्स में कलर्स हैं, ऐसे ही स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी अलग अलग कलर्स ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ ये हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया, ये ब्लू, ये ऑरेंज, रेड। फॉर्मेटिंग आप करके इसको अच्छे से सजा सजा के लिख लो। ठीक है, बाकी तो देखो अगर आपको पता है कि आपको ये सारी चीजें क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है या हार्ड पेपर में आपका ये रिपोर्ट पास होने वाली है, तो आप अपनी पूरी रिपोर्ट कहाँ बनाओगे? इस पेज लेआउट व्यू में, ताकि प्रॉपरली वो रिपोर्ट कैसी प्रिंट होने के बाद दिखे आपको पता चलता है। हमने तो नॉर्मली एक्सेल में कर दी ना, इसको आप नॉन यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली पेज पे यहाँ पे लिखोगे। सर क्या क्या पेज लेआउट पे चलेगा? बस प्रिंट वाला किया ना? हाँ, ये है ना नीचे पेज लेआउट व्यू, हमने तो जैसे एक साथ बना दी ना। इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ऐड करते रहो। हाँ, पेज में वो कंप्लीट रहे, कैसे शो होगा पेज में, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ पे उसको शो करना है, कलर देने हैं, बॉर्डर देने हैं। सर ये एक्सेल दोगे आप प्रैक्टिस के लिए? हाँ, ये मैं शेयर करूंगा ताकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, लाल रहता है। फाइल्स में, ये सारी शेयर कर दूंगा सभी को।
आज की क्लास में रिपोर्ट जनरेट करनी सीखी है, पाइवट टेबल लगाना सीखा है, कल वाली क्लास में डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। डैशबोर्ड और चार्ट भी रहता है, आपने बोला था फोरकास्ट। फोरकास्टिंग भी छोटा सा ही टॉपिक है, कल ही करवा दूंगा वो भी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद फिर एक्सेल कंप्लीट फॉर द नाउ, अभी के लिए ना। हाँ, इसके बाद जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगा कंबाइंड क्लास में किसी भी सैटरडे वाले दिन में, जिसमें ना कुछ ऐसे टूल्स हैं जो स्टैटिस्टिकल सारे टूल्स हम पढ़ेंगे ना कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे, वो कैसे अप्लाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा जब पहले पूरी वो मैच और स्टेट पूरा हो जाए। वो ये जो डेटा एनालिसिस वाला ऑप्शन है यहाँ पर सारी चीजें हैं उसकी, ये ये जो आप ये तो हो गया फोरकास्ट, जो कल बताओगे वो रहा फोरकास्ट। हाँ, वो कल हो जाएगा। ये कोरिलेशन, कोवेरिएंस, एनोवा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये हिस्टोग्राम, मूविंग एवरेज, सैम्पलिंग, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, रैंक, परसेंटाइल जो हमने आज पढ़ा था, ठीक है। ये सारा यहाँ पे ये उसी टाइम करवा दूंगा जब पहले मैथ्स में ये सारा। मैनेज डेटा मॉडल क्या है? ये जब आप डेटा को इंपोर्ट करते हो तो आपकी अलग अलग शीट में अलग अलग डेटा है, तो जो पावर बीआई में मॉडल्स होते हैं पावर बीआई वही वाला है ये। तो ये बाद में पढ़ेंगे। और ये फ्लैश फिल्म ये करा है ना, फ्लैश फिल्म क्या होता है? सेम वही काम है उसका, वैसा है, ऑटोफिल की तरह ही काम करता है, सिमिलर टाइप का। और एक और डेटा कल मैं जो बताऊंगा कल दूसरे डेटा पे करवा दूंगा, उसमें फ्लैश फिल यूज करेंगे। कल का मैं लिख लेती हूँ, फोरकास्ट, डैशबोर्ड, ठीक है। तो अगर सर जैसे जैसे इंटरव्यू होता है, अगर हम पूछते हैं कि यू आर गुड इन एक्सेल, तो हम लोग बोल सकते हैं Confidently. अभी कवर किया है, दैट इज कॉल्ड एडवांस एक्सेल। हाँ, ये बेसिक एक्सेल है। आप एक्सेल में क्या काम है जो नहीं कर पाओगे अभी मेरे को ये कोई बताओ। पूछता है कि नहीं वो तो कर लेंगे, जैसे अभी पीछे इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू अबाउट होने वाला था, तो उन्होंने पूछा था यू आर गुड इन एक्सेल और व्हिच, मैंने कहा था आई नो बेसिक, इसके पहले बेसिक ही आता था, तो अब वो एडवांस ही बोलना होता है अभी। आप बोल दो, आप ये वर्ड यूज करो, आई एम गुड इन एमएस एक्सेल फॉर एनालाइजिंग द डेटा। हाँ, एडवांस एक्सेल में क्या आता है सर? देखो एक टॉपिक नहीं है, आप किस स्पेशलाइजेशन के लिए एक्सेल पढ़ रहे हो, इसमें वो जो ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कॉस, थीटा पढ़े हैं वो भी है एडवांस एक्सेल में, हमारा यूज ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े। प्रोजेक्टाइल भी है, आर्किटेक्चरल वर्क भी है, रिसर्च पेपर्स भी हैं। जो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये इंजीनियरिंग का पार्ट है जो डेटा एनालिसिस में इसमें दिया हुआ है, बट वो हमारा यूज ही नहीं है। एनालाइजिंग में सारा आ गया, डेटा एनालाइजिंग के लिए जो चाहिए अब आप सब कर सकते हो। अब जैसे कल सर मेरे बगल में जो वो मास्टर है इसमें, वो एक चार्ट बना रहे थे जो यूके जाता है, उनके बॉस ने उनको भी फीडबैक दिया कि आपने अननेसेसरी डेटा डाला हुआ है चार्ट में, तो मैं सुन रही थी, तो उनको भी फीडबैक मिल जाता है, तो उनका चार्ट थोड़ा मेसी लग रहा था देखने में। मैसे इन द सेंस, अब देखो सामने वाला आपसे बस एक या दो चीज का ही जवाब चाहता है, तो आप उसे सब चीज मत बताओ, क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वो एक्सपेक्ट करके चल रहा होगा कि मेरे को ये चीज चाहिए, हाँ, लेकिन इसने चार चीजें और दे दी साथ में। हाँ यही था कि वो कुछ पूरे साल में, पूरे मंथ में यूजर ने किस टीम ने कितना वॉल्यूम पिक किया था, ये कुछ डेटा बना रहे थे वो लोग, किस टीम ने कितना टारगेट यूके से आया, यूके ने कितना हैंडल किया, ये काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस वो लोग कर रहे थे। तो उन्होंने चार्ट पे कुछ बना रखा था, तो उसमें इंडिया का इतना था, यूके का इतना था, मंथ में इतना इतना था, वही कुछ एनालिसिस कर, बट मैं देख रही थी, तो वो सीखेंगे ना डैशबोर्ड, तो हाँ वो बनाएंगे। उनको भी फीडबैक मिल जाता है। अब इसमें भी अगर बोले कि रिपोर्ट तो ये तैयार कर दिया, आप कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी कैटेगरी के बेसिस पे हो रही है। ये जो ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिखा है, आप इसको या तो एक काम करो ग्रैंड टोटल को चेंज कर दो परसेंटेज में, तो अब आप यहाँ डायरेक्टली कह सकते हो कि 26 to 35 एज ग्रुप वालों के सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसके बाद
26 to 35 एज ग्रुप जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं उनकी सबसे हाईएस्ट सेल है। 25 to 35 एज ग्रुप की जो मेरे पास यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी है ऑफ परचेजिंग, वो हाईएस्ट कैटेगरी परचेजिंग की फूड है 33 जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और उसमें भी मैं अगर बताना चाहूँ कि रीजन कौन से रीजन में, सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा वैल्यू आती है जो कि स्पेसिफिकली एनईएफटी ट्रांसफर सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो मैंने हर कैटेगरी वाइज, हर कॉलम वाइज एक सबसे टॉप मोस्ट अपना जो मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बताया साथ के साथ। वहीं पे अगर मैं लीस्ट बोलने लगूँ तो सबसे कम वैल्यू आप बोल दो कि हम कहाँ सबसे ज्यादा वीक हैं। ईस्टर्न रीजन में वीक हैं एनईएफटी में, कम है। ठीक है। सबसे ज्यादा वीकेस्ट एज ग्रुप 0 to 17 ईयर्स, ठीक है। सबसे ज्यादा वीकेस्ट, अब यहाँ पे तो हमने फिल्टर लगाया हुआ है टॉप 5 का, यहाँ बॉटम 5 कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करके बॉटम भी आता है ऑप्शन? हाँ बॉटम भी आता है इसी में। मिडिल का भी कुछ आता है? नहीं मिडिल का, टॉप बॉटम ही है। टॉप 10 है ना, यहाँ पे टॉप 5 लिखा है, यहाँ टॉप की जगह बॉटम 5 कर दो। ओके, बॉटम 5 वैल्यूज आ जाएंगी। सर वो आइटम्स में क्या है? एक और ऑप्शन आ रहा है आइटम्स, जो फिल्टर लगा रहे हैं, क्या है ये आइटम्स? ये टॉप 5 आपको एग्जैक्ट ये जो वैल्यू लिखी है वो चाहिए, आपको टॉप 5 परसेंटेज चाहिए, टॉप 5 ऐड करना है। तो इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि मैंने परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ बना रखी है, तो इसलिए हम इसको छेड़ ही नहीं रहे। और सम भी आ रखा है। तो अगर जिसने नहीं किया होता तो वो क्लिक करते तो न्यू कॉलम ऐड करता? नहीं, उसके लिए फिर इसकी जरूरत नहीं है। बिना आप परसेंटेज का कॉलम बनाए और उसके बाद यहाँ पे अरेंज करना चाह रहे हो उन्हें, तब कि वो इंटरनली परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, इंटरनली अरेंज कर देगा, कॉलम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन सभी लोग बताओ, कुछ पूछना है, कोई डाउट? वही जो अभी दोबारा मैंने ये स्टेट वाला स्लाइसर ऐड किया है ना, वैसे ही आया, वो स्लाइसर है ये बेसिकली। किसी भी पाइवट टेबल पे जाओ, इंसर्ट पे जाओ, स्लाइसर, अब आपको यहाँ कौन सा कॉलम चाहिए बस वो कॉलम का नाम सिलेक्ट कर लो। ओके सर। ठीक है, हाँ 12 बजे, हाँ ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।